नमस्कार। ईशान टाइम्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बातों बातों में सीरीज की 7वीं श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जाने माने चेहरा और राष्ट्रीय फलक पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रजनीश राय जी मेरे साथ हैं। उनके बारे में यही कहा जाएगा कि आप भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे और किसानों के लेकर के बहुत सारी बातें और बहुत सारे मुद्दों पर आप कार्य करते रहे और करने के साथ ही साथ इन्होंने युवापन से ही, बचपन से ही आरएसएस के कार्यों में, आरएसएस के साथ जुड़ करके काम किया। ये मूलतः बलिया से रहने वाले हैं, जहां राष्ट्र की आज़ादी के लिए सबसे पहला बिगुल बजा और वहीं के एक सेनानी मंगल पांडे ने इस आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया। मैं सीधे मुखातिब आप लोगों से कराता हूं। रजनीश जी, आपका स्वागत है और ईशान टाइम्स में आप सभी का, आप सब लोग आप रजनीश जी से परिचित हों। और रजनीश जी, ये बताएं कि आप कहाँ से हैं, किस तरीके से, और आपकी शिक्षा दीक्षा जन्म से लेके आप अपने बारे में बताएंगे। हमारा कार्यक्रम वही है कि हम आपके बारे में दुनिया को बताएं। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस चंडीगढ़ की धरती पर मऊ से आकर के अपने समाज का और पत्रकारिता में एक मुकाम हासिल किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से जुड़े सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि भैया ने परिचय के क्रम में मेरा बताया है, मैं बलिया के मूलतः उजियार घाट का रहने वाला हूँ। बलिया के बारे में कहावत है, आप लोग भी जानते हैं इस चीज़ को, कि आज़ादी की लड़ाई में सर्वोत्तम योगदान और सर्वप्रथम आज़ाद बलिया हुआ था। संजोग से उस आज़ादी की एक आहुति मेरे परिवार में मेरे बड़े पिताजी ने भी दी थी। मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हूँ। अच्छा। और मेरे बड़े पिताजी बनारस में जब वन विभाग का डीएफओ वन विभाग का डिवीज़न बना, तो उसके पहले डीएफओ भी मेरे बड़े पिताजी रहे। अच्छा। प्रारंभिक शिक्षा तो जैसे सामान्य तौर पर, चूँकि ऐसे परिवार से नहीं थे हम लोग, बड़े पिताजी का अपना एक वो ज़रूर था, लेकिन मेरे पिताजी कृषि के उसमें ही थे। यद्यपि बाद में वन विभाग में वो नौकरी किए, लेकिन असमय उन्होंने छोड़ दिया, तो थोड़ा सा संकटग्रस्त स्थिति हो गई थी। मतलब ये इसलिए लगाइए कि आप पढ़ाई के लिए हम लोग बहुत बाहर की तरफ मुखातिब नहीं हो पाए। स्थानीय स्तर पर ही जो पढ़ाई हो पाई, सामान्य। जी, सामान्य पढ़ाई हुई। फिर बाकी पढ़ाई बलिया से हुई, और चूंकि मैं परिस्थिति वश ही मुझे बहुत पहले घर से निकल जाना पड़ा, तो 2004 में मैं लखनऊ आ गया था। उससे पहले 2-3 साल मैंने पटना में कुछ विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। और चूँकि 96 में मेरा हाई स्कूल था, उसी साल मैंने आरएसएस भी ज्वाइन किया था। उससे पहले ही ज्वाइन किया था, लेकिन उस साल हम लोग प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण के बाद से नियमित रूप से संघ की विचारधारा से हम लोगों का जुड़ाव रहा। संघ में जैसे होता है कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तो आपका क्या कुछ रहा उसमें? प्रथम वर्ष रहा है आपका प्रथम वर्ष जी। हुआ। जी जी। उसमें भी एक प्राथमिक हमने 96 में किया उसमें था। भी एक चलता है ना कि प्रथम वर्ष किए हैं कि द्वितीय वर्ष किए हैं। हाँ, तृतीय किस वर्ष किस तक तरीके से? होता है, तृतीय वर्ष तक होता होता है है जी। फाइनलाइज। तो उसमें प्राथमिक हमारा 96 में रहा है। उसके हम्म बाद बहुत सन तो नहीं याद है, हम्म लेकिन चूंकि वो हाई स्कूल से उसका जुड़ाव है, तो एक ध्यान में रहता है। उसके बाद फिर, अच्छा, चूंकि बीच में संघ की भूमिका और पार्टी की भूमिकाओं में एक बड़ा अंतर था, कहीं राजनीतिक फलक पे हम लोग बहुत उस तरह से नहीं थे, तो एक उसका भी कारण रहा। बीच का एक कालखंड ऐसा गुजरा जिसमें थोड़ी शिथिलता आ गई। फिर समय और परिस्थितियां बदली, जीवन की प्राथमिकताएं बदली, तो उसमें आदमी बहुत सारी चीज़ों को नहीं वो कैरी कर पाता है। एक गैप हुआ। फिर उसके बाद जब हम लोग 2002 में फिर एक नए संघर्ष की शुरुआत हमारे यहाँ से एक नए जनप्रतिनिधि द्वारा हुई। फिर सक्रियता बढ़ी, और सक्रियता बढ़ते बढ़ते 2017 में मैं बस्ती जनपद में एक विधानसभा है कप्तानगंज, वहाँ की भी मुझे जिम्मेदारी मिली थी। परिणाम अपने अनुकूल कर लेने में हम लोग सफल रहे। फिर 2019 में मैंने बलिया से लोकसभा टिकट की भी दावेदारी की थी। अच्छा, बलिया की दावेदारी भी जी, आपने की है? जी 2019 जी, लोकसभा की बहुत रही मेरी। सुंदर। उस जी। समय थोड़ा सा हाँ जातिगत उसको लेकर के एक वो था हाँ हाँ। माहौल,
तो उसमें कुछ खास लोग ही टिकट मांग पाते थे। तो मेरा मानना ऐसा था कि इसमें जाति के बजाय योग्यता को वरीयता मिले, या मिले ना मिले, कम से कम एक बात तो होनी शुरू हो। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करके साथ साथ थंबनेल जरूर दबा दें कि आपको ये वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे। नमस्कार। जिसका नहीं, परिणाम अपना एक दावेदारी तो रहनी चाहिए, अपनी पहचान बनाना भी जरूरी है। जी 2024 में उसका परिणाम देखने को भी मिला था। हाँ। और लगभग राजनीति के जितने जानकार लोग होंगे, सभी का ऐसा मानना था कि यदि बलिया और गाजीपुर की सीट एक्सचेंज हुई होती तो परिणाम दूसरा हो सकता था, शायद दोनों सीट निकल गई होती। तो उसका प्रभाव हुआ। फिर 2022 में मैंने विधानसभा का भी टिकट, मैंने फेफना असेंबली है उसमें दावेदारी की थी, उसमें भी मेरी दावेदारी रही है। अच्छा। और बहुत नज़दीकी मुकाबला था, अपने ही बड़े भाई थे, उनके सापेक्ष मैंने भी अपनी बात रखी थी पार्टी फोरम पर। लेकिन पार्टी को शायद लगा कि उनकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत है, तो उन्होंने उनको संगठन प्राथमिकता में है, दी। हर कार्यकर्ता को अपना हक है कि अपना वो हाँ, दावेदारी पार्टी करता है। फोरम है, देखिए उसके टिकट। बाद भी संगठन किस तरीके से चाहता है, किसको लेके आता है, वो उसकी बात है। हाँ, संगठन वो के उसकी अपनी अपने मानक हैं, मानक हैं, उसको पूरा वो करना। उसको जो फुलफिल करता है पार्टी को, जिसको लगता है तो पार्टी उसको देती है। खैर वो तो टिकट। उसमें मतलब दूसरे किसी अन्य को वहां पर टिकट दिया गया, जी लेकिन जी आपकी जी दावेदारी थी संगठन में भी, और वैसे भी आपने उसको अपने आप को जी जी जी। साबित किया हाँ हाँ कि हम कहाँ पर हैं, किस तरीके हाँ से। हाँ, जी। बिल्कुल संगठन में साबित किया उसको। पार्टी हाँ। के प्रदेश नेतृत्व ने ठीक ठाक से नोटिस भी किया। हम्म टिकट मुझे बेशक नहीं मिला, हम्म लेकिन पार्टी के कई जिम्मेदार लोगों द्वारा मुझे संपर्क किया गया, मुझसे कहा गया। यद्यपि जो कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ रहे थे वो शायद उसकी आवश्यकता नहीं समझ रहे थे, तो इसलिए उनके द्वारा अपनी तरफ से कोई पहल नहीं हुई, इसलिए हमने उसमें 2017 और 19 के बीच में भी कुछ वाकया हुआ था पार्टी के बीच में, और आपको लेकर के क्या था? नहीं, वैसा कुछ वाकया नहीं था। वाकया दरअसल एक छोटा सा वैसे इंसिडेंट था। इंसिडेंट क्या, बल्कि मैं टिकट की दावेदारी कर रहा था। तो 2017 विधानसभा का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई थी। लेकिन चूंकि पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर कई जगहों पर जिला पंचायत प्रतिनिधि भी उस समय समाजवादी पार्टी के ही हुआ करते थे। 14 में केंद्र में सरकार आ गई थी भारतीय जनता पार्टी की। 2014 से और 17 के बीच चूंकि कोई भी स्कीम आती है तो स्टेट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होती है। 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 18 में मैं 2018 में मैं टिकट की दावेदारी कर रहा था। तो कई पंचायतों में जाने पर, चूंकि उस समय ज्यादातर पंचायत में जो प्रतिनिधि होते थे, ब्लॉक पर होते थे, जिला पंचायत में होते थे, वो सब समाजवादी पार्टी के थे। तो वो लोग उस समय के तक की जितनी स्कीमें होती थी, वो भले ही वो स्कीम केंद्र सरकार की होती हो, चाहे वो राज्य सरकार की योगी जी की योजनाएं होती थी, उन सभी को ये कह करके गांव तक और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते थे कि अखिलेश भैया भेजिन है। तो कई ऐसी रूरल एरियाज में, कई बस्तियों मतलब में, हरिजन काम बस्तियों किसी में। का नाम कोई और अपना करना हाँ, चाहता। चूंकि पंचायत स्तर पर वही काबिज थे ना। हाँ। तो कई बार क्या होता था, जब ऐसी कई जगहों पर मैं गया तो ये पता चला कि मोदी योगी ने क्या किया है, सब तो अखिलेश भैया ने किया है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका क्या सोल्यूशन। तो ऐसे बैठे बैठे एक मन में भावना आई। तो उस समय हमारे यहाँ सह प्रांत प्रचारक हुआ करते थे सुभाष जी। मैंने उनको फोन किया, और बीएचयू में एक सोशियोलॉजी के डीन हुआ करते थे प्रोफेसर कौशल कुमार मिश्रा जी, जो कि 14 लोकसभा के प्रस्तावक भी रहे मोदी जी के। तो मैंने कौशल कुमार मिश्रा जी से चर्चा किया कि आपका एक दिन का समय चाहिए। तो उन्होंने कहा किस लिए। तो हम कहे कि अगर बिना कारण हम बताएं, आपका समय मांगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको फिलहाल एक दिन का समय आप आरक्षित रखिए अपना। कुछ तो मैंने ये बात मेरे मन में आई कि आखिर इसका समाधान क्या है। तो मुझे ये समझ में आया कि भाई पूरे लोकसभा चुनाव में भी उस समय कुल 5 या 7 लोग टिकट मांग रहे थे, 7 लोग कह सकते हैं। 5 ठाकुर बिरादरी से थे, एक मैं था, और एक लोग हाँ, एक पंडित जी थे नागेंद्र उपाध्याय। कुल 7 लोग, नागेंद्र पांडे जी, ऐसे 7 लोग टिकट मांग रहे थे सक्रिय रूप से। बाकी तो बायोडाटा उस समय भी कोई 40-42 बायोडाटा गया था। जब मैं संगठन महामंत्री हुआ करते थे उस समय रामलाल जी के यहाँ मैं गया, तो उन्होंने कहा कि पूरे पूरे देश में सबसे अधिक बायोडाटा कहीं से आया है तो बलिया से आया है। 42 बायोडाटा का उन्होंने जिक्र उस समय किया था।
लेकिन सक्रिय रूप से 5-7 लोग ही मांग रहे थे। तो मैंने उनसे कहा सहपंथ प्रचारक जी से कि भाई साहब एक सुझाव था और उसमें आपसे सहयोग अपेक्षित है। तो उन्होंने कहा कि क्या बताइए? तो हमने कहा कि इस तरह की समस्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पर, हरिजन बस्ती में या किसी भी वैसी बस्ती में जाने पर इस तरह की बातें आ रही हैं। तो इसका खंडन किस तरह से किया जा सकता है? यदि आपके पास कुछ आइडिया हो तो आप बताइए, नहीं तो मेरे पास जो मेरे मन में चल रहा है मैं वो बताऊं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बताइए। तो हमने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी जनप्रतिनिधि टिकट की दावेदारी में हैं, अपेक्षाकृत अध्ययन कम है उनका, जितना होना चाहिए। अध्ययन कम होने की वजह से उनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होता है कि वो स्कीमों के बारे में नहीं जानकारी रखते हैं, और जो जानकारी नहीं रखते हैं तो अपनी बातों को उस पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं जो जनता के सीधे लाभ से जुड़ा हुआ होता है। वो भी राष्ट्रवाद पर चले जाते हैं, समाजवाद की बात करेंगे, सभी बात करेंगे, लेकिन जनता को कैसे फायदा होगा इसको लेकर के उनके पास कोई बहुत जानकारी नहीं होती है और अपनी अपनी बात नहीं योजनाओं को रख पाते बताने हैं। को सही से नहीं रख पा तो रहे कहे कि हाँ ये बात तो सही है। तो हमने कहा कि मेरे पास एक छोटा सा आइडिया था, यदि आप सहमति दे तो मैं साझा करूं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल करिए। तो हमने कहा कि भाई साहब मैं चाह रहा था कि यदि आप वहां से निर्देशित कर दें, जनपद में विभाग प्रचारक प्रमुख होता है, विभाग प्रचारक जी को, कि जितने टिकट के दावेदार हैं उन सभी टिकट के दावेदारों से कहें कि अपने 50-50, 100-100 वॉलंटियर को मुझे 3 दिन के लिए दे दें। तो उन्होंने कहा कि उसका क्या होगा? तो हमने कहा कि उसका ये होगा कि मैं 3 दिन की उनकी एक वर्कशॉप कराना चाहता हूँ और सेंट्रल और स्टेट की जितनी स्कीमें हैं मैं चाहता हूँ कि उनको हम पूरी तरह से रटा दें। उसके संदर्भ में जो बुकलेट्स वगैरह जो यूपी गवर्नमेंट की होती हैं वो सब मैं बहुत सारा मैं छपवा के भी ले गया, कुछ यहाँ से सरकारी तौर पर मैंने इशू करा लिया था। तो वो लेकर के मैं गया था। तो मेरा उद्देश्य ये था कि 250-300 हमारे पास वॉलंटियर हो जाएंगे। टिकट भाई साहब में किसी एक को ही मिलेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा अल्टीमेटली हमारे पास ट्रेंड जो वॉलंटियर होंगे वो ट्रेंड वॉलंटियर कम से कम 250 से 300 होंगे। सुंदर स्कीम थी। 15 से 1700 हमारे पास एक लोकसभा में गांव होते हैं और एक वॉलंटियर को ये हम 3 गांव दे देंगे, उसका कोई आउटसाइड मूवमेंट नहीं होगा, उसको सिर्फ 3 गांव देंगे और उसको हम बोलेंगे कि सघन रूप से आप जाकर के इन बस्तियों में इन सारी चीजों को बताइए, जिसका एक मेजर इफेक्ट होगा। तो उन्होंने 30 सेकंड का पॉज लिया और उन्होंने कहा कि रजनीश जी का आदेश से ये स्कीम तो संगठन के शीर्ष नेतृत्व को अपने साथ लागू करना चाहिए, लेकिन चूंकि चुनाव एकदम सर पर है, अब ऐसे किसी सुझाव को सही साझा नहीं किया जा सकता है। एक काम करिए, आप इसको अपने लेवल पर जितना कर सकते हैं करिए, मैं प्रयास करता हूँ। उन्होंने विभाग प्रचारक के माध्यम से कहने का प्रयास किया, लेकिन उसमें किसी का कैंडिडेट आया नहीं। मैंने अपने जो वॉलंटियर मेरे साथ जो चलने वाले लोग थे उन लोगों के साथ मैंने एक वर्कशॉप करी। तो उसमें कौशल कुमार मिश्रा जी आए थे। उन्होंने अपनी बात रखने के क्रम में जब इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने उनके सामने रखा, और भी 2-4 जो स्कीमों से जुड़े हुए, योजना आयोग से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को भी मैंने बुलाया। वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसका परिणाम क्या होगा, ये बात की चीज है। राजनीति में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की क्रिएटिव चीजों को सोच रहे हैं या सोच रखते हैं। अगर ऐसे लोगों को अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीति में अंतर आएगा। और उसी का परिणाम है, आपको बता दें कि इसी वाकये के साथ पहला मेरा बायोडाटा गया था, जिसमें 3 पेज का पहले 3 पेज का मेरे अपने विवरण के बाद 2 पेज मैंने बलिया मेरी नजर में मैंने एक पूरा विवरण दिया हुआ था। कई लोग उस बायोडाटा को जब मैंने दिया लोगों के सामने, तो कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए कि इतना कौन पढ़ेगा। हमने कहा इसको 100 पीस मैंने छपवाया है, अगर 100 में से ये कोई एक भी पढ़ेगा, अगर इसमें से किसी एक योजना पर भी काम कर ले गया, तो मुझे लगता है कि बड़ी बात हो जाएगी, मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। और आपको आश्चर्यजनक रूप से बताएं कि किसी और के द्वारा कुछ हुआ या नहीं हुआ, जब 2019 लोकसभा चुनाव जीत करके माननीय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी जब आए, तो मेरे एजेंडे का एक जो महत्वपूर्ण पहलू था कि भारत की आजादी में सर्वाधिक योगदान अगर बलिया का है और सर्वप्रथम आजाद बलिया हुआ, तो उससे जुड़े हुए साहित्य कहाँ है? कोई एक संग्रहालय उसके लिए होना चाहिए। यदि ऐसी चीजों को संग्रहित की जाए तो उस पर काम हो सकता था। और ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी कि लोकसभा के पहले सत्र में जब बलिया से चुन करके मस्त जी सांसद बने, तो उन्होंने इसके लिए पहले मांग रखी।
सत्र में मांग रखी है, पहले ही सत्र में बहुत लोकसभा सुंदर, के बहुत इसकी सुंदर। मांग रखी, जिसमें आपने नाम सुना होगा, बलिया में एक बहुत बड़ा ताल है सुरहा ताल, जहाँ साइबेरियन पक्षी हर साल हजारों लाखों की संख्या में आते हैं और फिर सीजन के बाद चले जाते हैं। मैंने उसके सुंदरीकरण के लिए मांग रखी। रसड़ा में चीनी मिल थी, उसके लिए मैंने उसमें अपनी बायोडाटा में रखा था, बलिया मेरी नज़र में। उसके साथ साथ वहाँ कोई अभी टेक्निकल मेडिकल मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है, उसके लिए मैंने मांग रखी। बहुत तरह की ऐसी ही चीजें थी जो बलिया मेरी नज़र में करके मैंने अपने प्रोफाइल से जोड़ा हुआ था। आपने संगठन में भी किया काम, जैसे कि भारतीय भाजपा की किसान मोर्चा है, उसमें भी आपने काम किया। उसमें कैसे किसान मोर्चा से किसानी, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि तो किसानी है, देखिए, खेती है हम लोगों का, या पारिवारिक जिसका भी है, हर किसी जी का कोई जी ना कोई जी खेती जी से जुड़ा हुआ है। जी चाहे वो व्यापारी है, वो भी खेती से ही आकर के कर रहा है। हर व्यक्ति जो अन्न खा रहा है वो खेती से जुड़ा हुआ है। हम्म। और कोई ये कहे कि शहरों में आके हम खेती से नहीं है, लेकिन आप किसान मोर्चा को ही क्यों आपने उसमें प्रेफर किया? देखिए, कई बार चीजें हम लोगों के अपने नियंत्रण में नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि लेकिन वहां भी किस पद तक आप पहुंचे, संगठन ने किस पद तक आपको मुझे दिया? किसान मोर्चा में राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, बहुत क्योंकि तब सुंदर। हमारे यहाँ हम्म, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बलिया लोकसभा के सांसद हम्म, बने 2019 में, हम्म, हम्म, वो उस समय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हम्म, किसान मोर्चा के। हम्म, तो जब उनका टिकट हुआ तो चूंकि भावनात्मक रूप से बहुत सारे लोग तब तक जुड़ चुके थे मेरे साथ, जुड़े तो बहुत सारे लोगों द्वारा उस समय इनकी टिकट, चूंकि दावेदारी थी नहीं, भदोही से आप चुनाव लड़ते थे, तो वहां से चुनाव लड़ने की वजह से बहुत सारे लोगों द्वारा है ऑब्जेक्शन हुआ, धरना प्रदर्शन, विरोध, ये सब हुआ। हालांकि मैं उसमें बहुत शामिल नहीं था, लेकिन जो हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े लोग थे, उनकी अपनी एक व्यथा थी, जिसको उन्होंने भावनात्मक रूप से व्यक्त किया। तो फिर इन लोगों ने हमको बुलाया, बुला करके हमसे पूछा कि रजनी जी क्या चाहते हैं। तो चूंकि मेरा कभी भी उस तरह का चाहने जैसा कुछ नहीं रहा है, मेरा ये मानना है कि यदि ईश्वर ने आपको क्षमता दी है, तो जो भी फोरम मिले या जहां लगता हो कि आप अपनी बात कह सकते हैं या कह सकने में सक्षम हैं, वहां बात जरूर होनी चाहिए। इस बात पर मेरा बहुत गहरा विश्वास है। इसी विश्वास के आधार पर मैंने अपनी बात 2019 लोकसभा में भी रखी थी और पुनः 22 में भी मैंने रखा। जिसको हमसे जुड़े हुए लोग या जहां भी मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला है, उसको लोगों ने अप्रिसिएट किया है। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करके साथ साथ थंबनेल जरूर दबा दें कि आपको ये वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे। नमस्कार। तो आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता तो उन्होंने फिर वहां से हमको बुला करके लोगों ने, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी थे, माननीय अमित शाह जी थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि जो भी संतुष्ट असंतुष्ट लोग हैं उनको बुला करके आप मिलिए, बात करिए, समझिए। उन्होंने इस मामले में पहल किया, उन्होंने हमसे पूछा, तो हम कहे कि मेरा बस इतना सा उद्देश्य है कि कुछ जो जुड़े हुए हमसे लोग हैं उनकी पैरी पैरकारी लायक मैं रहूं, उनके मुद्दों पर मैं जो भी सक्षम या जुड़े हुए या जिम्मेदार व्यक्ति हों उन तक मैं अपनी बात रख सकूं। रोक दीजिए। ब्रेक के बाद हम फिर रजनीश जी से अपनी बातचीत का क्रम को हम जारी रखते हैं। और रजनीश जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस समय किसान मोर्चा के शायद अध्यक्ष थे वीरेंद्र मस्त जी शायद थे जी जी, उन्होंने आपको संगठन में लिया। अपनी बात फिर बताएं कि क्या था, किस उस तरीके से? समय हुआ क्या था कि जैसे कई सीटों पर जो हम्म, टिकट का निर्धारण हुआ, उस टिकट के हम्म। निर्धारण में आप जैसे ये भदोही से किस सांसद किस थे, किस सन की बात है आपकी? ये 2019 की बात है, 2019 लोकसभा की? जी चुनाव की बात है। जी जी जी। तो उस समय ऐसी कई सीटें थी जहां हम्म, परिस्थिति जन्य हम्म, बदलाव किया गया था। हम्म। जैसे आपको जानकारी में होगा कि उस समय नेवादा और बेगूसराय का भी मामला आया था, हाँ। जहां से गिरिराज जी चुनाव लड़ा करते थे। तो बेगूसराय से, नवादा से उनको बेगूसराय शिफ्ट किया गया था। तो सीट्स का परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती है हम्म और ये प्रयोग उनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के रहा है कि कोई भी व्यक्ति है उसका सीट हम्म का परिवर्तन, जैसे अटल जी कभी ग्वालियर लड़ते थे, कभी कानपुर लड़े, कभी क्या नाम है कि लखनऊ से लड़े। इसी तरीके से अलग अलग नेताओं का अपना अपना, ये नहीं कि किसी का एक की वर्चस्व है, लेकिन हर व्यक्ति को जनाधार बनाती थी पार्टी पार्टी क्योंकि उसका कैडर है। देखिए, मैंने अगर सच्चाई कही जाए तो एक उसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, अगर थोड़ा हम्म, सा हम पार्टी से हम्म, बायस्ड अनबायस्ड होकर के अगर हम अपनी बात कहें तो, हम्म, कि कई बार क्या होता है कि एक लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति के हम्म, जनप्रतिनिधि के काम करते रहने से हम्म। वहाँ एक एंटी इनकम्बेंसी जो है क्रिएट हो बिल्कुल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। जो कि कई बार पैरवी पैरोकारी में किसी न किसी का आपको पक्ष लेना पड़ता है, तो जिसका पक्ष नहीं लेते हैं वो विरोध में होता ही हाँ, होता है। हाँ, हाँ।
नई जगह जाने से इस एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल 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 तो इसी सहमत क्रम में सीटें बदली गई थी, भदोही से आपको बलिया भेज दिया गया, वैसे ही वहाँ था। हूँ। तो बहुत सारे लोग जो भदोही से उस समय प्रतिनिधि थे, बलिया से जो उस समय जनप्रतिनिधि थे माननीय भरत सिंह जी, उनके द्वारा बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ। उन्होंने मुझे अपने साथ भी लेना चाहा, लेकिन हमने मना कर दिया। हम कहा नहीं भैया, ये भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको शांत करूंगा, उनको सामान्य करूंगा, मैं इस व्यवस्था में विरोध का हिस्सा नहीं बनूंगा। खैर चूंकि भरत जी तब समय विधायक थे उस समय, नहीं, सांसद थे। सांसद थे। 2000 जी 2014 से हाँ हाँ, 2019 तक वही 2014 सांसद से रहे। 14 से 19 थे जी, पहले भारतीय जनता पार्टी के बलिया से सांसद बलिया वही से, हैं। वही जी। तो सांसद रहे, चूंकि उनको उनका टिकट कटा, तो उनके द्वारा बहुत व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन और हिंसात्मक कह सकते हैं कि थोड़ा विरोध था उनका। लेकिन हमारे साथ जो विरोध, हमारे साथ के जो लोग थे, उनका विरोध सांकेतिक था, सोशल मीडिया पर था। यद्यपि वो न्यूज चैनलों का चूंकि हिस्सा बन गया, तो इसलिए वो संज्ञान में सबके आ गया। इस बात पर बल्कि उस समय जो जिनको टिकट मिला, माननीय बीरेंद्र सिंह मस्त जी, वो जाके पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संपर्क किए कि मेरी सीट को पुनः बदला जाए। ऐसा मीडिया खबरों में आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर बदलने की स्थिति होगी तो कई जगह ये बदलाव करना कई होगा, जगह करना होगा जी। इसलिए बेहतर यह है कि जो संतुष्ट असंतुष्ट लोग हैं उनको बुला के आप बात करिए और उनको उनका सहयोग लीजिए। तो चूंकि वो लोग पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने राजनीति के वो हैं, तो उनको मालूम है कि कैसे किसको संतुष्ट या असंतुष्ट और किया जा उस सकता वक्त है। सिन्हा जी चुनाव लड़े थे गाजीपुर से। गाजीपुर से लड़े थे। हाँ तो उन्होंने हमसे बुला के पूछा, तो हमने बता दिया जो स्थिति थी, वस्तु स्थिति मैंने बताया। और मैंने कहा भी कि एक प्रक्रिया में हम इसको सामान्य कर ले जाएंगे, आपको इसके लिए बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपका क्या माने इच्छा क्या है, क्या उद्देश्य है? हमने कहा उद्देश्य राजनीति में एक ही होता है भैया, क्योंकि 20 साल से हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आदमी संगठन हो या पार्टी हो, कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व की अपेक्षा कर रहा है, जिससे कि अपने साथ के लोगों की पैरवी पैरोकारी या सामाजिक जीवन है, तो जो हमसे जुड़े लोग हैं उनके लिए हम कहीं खड़े हो सके, तो एक पहचान हमारी रहे। उन्होंने बल्कि वहीं से उसकी घोषणा करके उसके बाद वो लोकसभा चुनाव के लिए निकले। तो उनका एक अहम योगदान है, एक बड़ा पड़ाव मेरे जीवन में अगर आया या मुकाम जो भी कह लें उसको, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका है। उस तक पहुंचाने में भी कई अपने बड़े छोटे भाई लोग थे जिन लोगों ने उसमें मध्यस्थता की, उनका भी बहुत योगदान है जिसमें आगे अभी देखिए इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में आगे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जी उसमें किस तरीके का आप अपना प्रतिनिधित्व या कोई भी चीज़ किस तरीके से करने का आपका सपना है और क्या करना चाहते हैं? देखिए, बीच बीच में कई अवसर ऐसे आए हैं जहां संगठन के स्तर पर या सरकार में भी कई जगह कुछ कुछ जो देखिए व्यवस्थाएं हम लोग होती बातचीत हैं। कर रहे हैं, बहुत लोगों को बुरा लगेगा सुनने के बाद, जानने के बाद, वो शायद आपके विरोधी भी ज़्यादा सक्रिय हो भी जाएँगे, हाँ हाँ लेकिन आपके मन की बात हमें दुनिया तक जनता तक पहुँचाना का और आपका भी एक हक है कि हमने कार्य पूरा जीवन अब तक का दिया है पार्टी के लिए, तो आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से या पार्टी कहाँ तक सोचे आपके लिए? देखिए, ऐसा है भैया ना कि राजनीति में जब आप आते हैं तो किसी और चीज़ के लिए हुँ, आप तैयार स्वयं को करें या ना करें, हुँ। एक व्यापक स्तर पर विरोध के लिए स्वयं को तैयार कर लेना बहुत, पहली बहुत बड़ी प्राथमिकता बात है। कही आपने। हुँ, अगर आपने विरोध के लिए अपने को तैयार नहीं किया, हुँ, तो फिर आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। हुँ, यद्यपि हर हाल में हर व्यक्ति अपने स्तर पर जो उसके अपने दायरे होते हैं, हुँ, उस हुँ, दायरे में प्रयास करता है कि कम से कम हो, हुँ, क्योंकि हुँ, सामाजिक परिस्थिति और परिस्थिति, हुँ, मनोस्थिति दोनों हुँ। में एक बड़ा विरोधाभास होता कहते है। हैं ना कि जो नाम रहे, बदनाम रहे, गुमनाम ना रहे। हाँ, गुमनाम ना रहे। हाँ। हालाँकि हर कोई सावधानी बरतता है, मैं इसमें हुँ, अतिरिक्त सावधानी बरतने की कोशिश अच्छा। करता हूँ, कि जितना अधिक से अधिक मैं सावधानी बरतना चाहूँ, मैं बरत सकूँ उतना बरतूँ। हुँ, 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 बावजूद इसके कई बार आपसे गलती हो जाती है और हुँ, कई बार एक साजिश के तहत गलत हुँ, आपके साथ किया जाता है, हुँ, दोनों ही चीज़ें रहती हैं, हुँ, लेकिन आपको दिल और मानसिक रूप से मजबूत होके ही राजनीति में आना हुँ, पड़ता है। हुँ, हुँ, हम भी जब 27 हो या 22 हो या समाज जीवन में हो या राजनीति में हो, हुँ, ज़ाहिर-सी बात है कि आदमी अपनी एक पहचान बनाया है या सामान्य से अतिरिक्त प्रयास अगर कर रहा है, हुँ, हुँ, तो उसके पीछे कहीं न कहीं एक अपेक्षा तो रहती है भैया कि अपने से जुड़े जो लोग हों, हुँ, उनका हम कैसे अधिक से अधिक मजबूत सहयोग कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि प्रतिनिधित्व मिले, अपनी बात हुँ, कहने हुँ, का मौका मिले। हुँ, हुँ, और सच्चाई में आपको बताऊँ तो हुँ, मेरा ऐसा मानना है, संघर्ष की बात सभी लोग करते हैं।
मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि मैंने जो संघर्ष जीवन में किया है, ये शायद अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो जाएगी, किसी को बुरी भी लग सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितनी सूक्ष्मता से मैंने उसका संकलन किया है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जितना अपने जीवन के संघर्षों का, अनुभवों का जितना सूक्ष्मता से मैंने संकलन किया है, मुझे किसी भी तरह का प्रतिनिधि सिर्फ उसके उपयोग के लिए चाहिए। ओके, मतलब हमें उस काम को, उनको, उन जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब है उन लोगों के लिए हम लोग कुछ कर सकें, उनके कामों को कर सकें, उनके लिए विकास कर सकें, उस क्षेत्र का विकास कर सकें जहाँ तक आप तक काम कर ये सकें। एक भौतिक परिस्थितियां हैं भैया। हाँ। इसमें एक बड़ा गैप है। मैं जो कह रहा हूँ उसमें और इन जो आप बात बता रहे हैं इसमें एक बड़ा गैप है। ये भौतिक तौर पर ऐसा करता है आदमी, लेकिन ऐसा करने के पीछे की जो एक व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या सूक्ष्म परिस्थिति है, उसके लिए ये शायद शब्द कम पड़ेंगे। ये शब्द भौतिक हैं कि जाहिर सी बात है कि जब हमको अवसर मिलेगा तो हम करेंगे। ठीक उसी तरह से इसको समझिए, जैसे आज की तारीख में देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे या बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो अपने जीवन को या उनकी जो पोजीशन है, उस पोजीशन पर रहने वाले व्यक्तियों के काम करने के तरीके और उनके तरीके में एक बड़ा अंतर है। आज हम लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज को समझते हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे उनका देशाटन रहा है, उनके पीछे उनकी जो जीवन शैली रही है, उनका जो लाइफ स्टाइल रहा है, उनका बैकग्राउंड रहा है, या जिस कालखंड में जिस तरह से उन्होंने अपनी दिनचर्या को या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है, वो सारी चीजें संकलित होती हैं जब, और जब उस संकलित होने के बाद जब आपको अवसर मिलता है, तो वो अवसर एक बड़ा गैप पैदा करता है। प्रधानमंत्री तो इससे पहले भी रहे ना लोग, इससे पहले भी बहुत सारे विभाग आगे भी बहुत आएंगे, आगे भी बहुत आएंगे। लेकिन जो अनुभवों का संकलन उनके पास है, जो सूक्ष्मतम परिस्थितियों का जो उनका अपना सूक्ष्मावलोकन है, वो बाकी लोगों के साथ नहीं था। आगे होगा कि नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, कह सकते। उसी तरह से मुझे कोई पद इसलिए नहीं चाहिए या कोई प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं चाहिए कि मैं क्षेत्र का विकास कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। उन विकास के मापदंडों में मैं क्या कुछ अलग कर सकूं, क्या कुछ अलग कर सकूं और किस तरह से अलग कर सकूं, इसको लेकर के अपनी एक वैचारिक माने समझ है, उसके उपयोग के लिए मुझे अवसर चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसको आम जन नहीं समझ पाएगा, वो आम जन, उसको समझाने के लिए आपको थोड़ा उनको वक्त चाहिए, मुझे सिर्फ फोरम चाहिए, फोरम चाहिए। ओके ओके ओके। मैं प्रतिनिधित्व की बात अगर कहता हूं तो प्रतिनिधित्व का मतलब मुझे विधायक सांसद नहीं बनना है। मुझे फोरम चाहिए, एक ऐसा फोरम चाहिए जहां मैं अपने जीवन के संघर्षों से, जो मैंने सूक्ष्मतम परिस्थितियों का संकलन किया है, जो अनुभव मैंने इकट्ठा किया है, उसको मैं लोगों तक साझा कर सकूं। और जहां कहीं मुझे अवसर मिलता है, इसी क्रम में मैंने, बल्कि जब उसमें एक विलंब की स्थिति थी या यूं कह लीजिए कि एक गैप आया संगठन से, का जो नया कार्यकाल निर्धारित हुआ, जिसमें मस्जी के बाद चार जी आए, तो उसमें एक परिस्थिति ऐसी बनी, हालांकि ये सैद्धांतिक रूप से नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसी एक परिस्थिति बनी कि भाई या तो टिकट मांग लीजिए या तो संगठन का हिस्सा बन जाइए। तो हम चूंकि माइंड मेकअप कर चुके थे कि नहीं 22 में मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि उम्र के हम लोग उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां अब जो भी अनुभव मिला है उसको लागू किया जाए। क्योंकि किसी भी अनुभव को लागू करने के लिए अनुभव, उसके साथ साथ आपके पास ऊर्जा का होना भी जरूरी है। तो मुझे लग रहा था कि मैं उस परिस्थिति में अब आ गया हूं कि मेरे पास ऊर्जा उतनी है कि मेरे जीवन का अनुभव है उसको मैं लागू कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने अपनी बात रखना ज्यादा जरूरी समझा 2022 में। इसलिए मैंने कहा कि भले संगठन मुझे थोड़ा बाद में मैं करूंगा, लेकिन मैं पार्टी से टिकट की मांग रखूंगा। मैंने फोरम पे अपनी बात रखी, जहां भी अवसर मिला टिकट मांगने के क्रम में, वहां भी लोग हमसे जो जुड़े वो आज भी जुड़े हुए हैं और मुझसे कुछ कुछ मैंने किसी स्तर से प्रभावित जरूर हुए हैं। उसके बाद बल्कि संगठन से मेरा जब कार्यकाल मेरा खत्म हुआ तो एक संगठन मैंने बनाया भी था। एक तो अपने समाज को लेकर के था और उसी में एक मानव सेवा प्रकल्प का भी मैंने प्रोविजन रखा था, जिसमें अन्य समाज के लोगों को भी जोड़ करके एक दूसरे
समाज के प्रति 36 संवेदनशीलता। सभी हम लोग हरियाणा में कहा जैसे कि 36 बिरादरियों को, सभी लोगों को जोड़ करके एक हाँ ये काम हाँ किया। हाँ, मतलब 2 उसी में प्रकल्प मैंने बनाए थे, एक ब्रह्मर्षि वेलफेयर एसोसिएशन था, उसी अच्छा। में एक मानव सेवा प्रकल्प था। हाँ, मानव सेवा प्रकल्प। हाँ, जिसमें अन्य सभी समाज के लोगों को जोड़ करके हम्म। कैसे एक सामान्य व्यक्ति के एक सामान्य व्यक्ति की क्षमता का हम्म। दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोग करके एक हम्म। सपोर्ट सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। हम्म। इस व्यवस्था के तहत मैंने वो संगठन बनाया था। उस संगठन के माध्यम से भी जहाँ भी मैंने अपनी बात रखी है, उन बातों को लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और ऐसा लोग महसूस करते हैं, कई बार लोग कह भी देते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से जो आपकी समझ है वो बाकी लोगों से भिन्न है। हो सकता है उनका प्रेम हो, लेकिन मुझे भी लगता है कि मैं अपनी बात रख पाता हूँ। एक चीज आती है जैसे कि ब्रह्मर्षि, भूमिहार ब्राह्मण्स वगैरह, इन लोगों का सबका आपने किया संगठन, क्योंकि उसके अंदर भी अलग अलग लोग, बिखराव अधिक है, लोगों के बारे में वैचारिक मतभेद बहुत हैं, उसको भी आपने एकजुट करने के लिए एक संगठन बनाया था। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या रहा, कुछ संगठन को कितना तो कर सके और क्या आगे करने का है। देखिए, उसके लिए भी मैंने जो संगठन बनाया था, मैंने जो तकनीकी युग में चूंकि हम लोग जी रहे हैं, तो तकनीकी का उपयोग करते हुए बहुत सारी चीजें नए तरीके से मैंने उसमें इनोवेट की थी। वो पहला संगठन यूपी का ऐसा होगा जिसमें 40 से 50 हजार लोगों को जोड़ा जा सका था। ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन था और इंटर डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट सिस्टम हमने उसमें डेवलप किया था। जो मेन उसका वो था। ये क्या होता है? इंटर डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट सिस्टम का मतलब यह है कि आप एक सर्कल समझ लीजिए या फिर एक जिला समझ लीजिए। जिले का मतलब यह है कि अगर आप मऊ से बिलोंग करते हैं, आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो संभव है कि एक आजमगढ़ जनपद में पूरे जनपद को मिला लेंगे तो करेंट टाइम पोस्टेड कहीं अगर 10 आईएएस कार्यकर्ताओं की होंगे, एक टीम वहां तैयार हो नहीं जाएगी। 10 आईएएस होंगे, 10 आईपीएस होंगे, अच्छा। 2-4 पॉलिटिशियन होंगे, जुडिशरी में एक आध लोग होंगे, इस तरह के लोग होंगे। हम्म। यदि उन 10 लोगों तक आपकी या एक सामान्य व्यक्ति की पहुंच नहीं है, तो उसकी कैसे मदद की जा सकती है। तो एक इंटर डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट सिस्टम ये बना कि 1000 लोग जो प्रबुद्ध लोग थे, जो एक्टिव लोग थे, सामाजिक रूप से सक्रिय थे, उनका एक समूह बनाया गया। उनको किसी भी तरह की आवश्यकता होती थी तो अपनी बात उस संगठन में रखते थे। संबंधित व्यक्ति जो सक्षम होता था वो स्वयं उसको अडॉप्ट कर लेता था और रिस्पॉन्स करके उसको उसका काम करा देता था। यदि किसी परिस्थिति में उसका काम उस जिले से नहीं हो पाया तो उसके मैसेज को हम लोग अन्य जिलों में सर्कुलेट करते थे। माने ये सर्टेन था कि उसकी प्रॉब्लम को किसी न किसी व्यक्ति द्वारा टेक ओवर कर लिया जाएगा और एक अच्छा चाहे वो रिस्पॉन्स पढ़ाई की हो, मेडिकली हो, किसी या तरह का कोई मेडिकल थाने इमरजेंसी पुलिस हो, की मामला हो, या कोई भी हो। मेडिकल इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो। अच्छा। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का मतलब मेडिकल केस में हो या फिर हाँ शादी विवाह के केस हाँ में, इन दो हाँ। तरह की चीजों को हम लोग वरीयता देते थे। तो इस तरह की चीजों को लेकर के, चाहे ब्लड की रिक्वायरमेंट हो, कहीं एडमिट कराने की बात हो, कहीं और हर किसी भी जगह तरह लगभग के सिफारिशी चलती है, और इसमें देखिए पैसों की जरूरत हर जगह पड़ जाती है, और हर कोई सक्षम नहीं होता है। चाहे वो बहुत से गरीब परिवार भी हैं, कुछ देखिए 2-4% ही लोग अमीर हैं, बाकी लोग तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में ही है। तो उस बिरादरी को आप लोगों ने, बिरादरी के अंदर के लोगों को आपने उठाने का काम करने का काम उनको किया। हम लोग मेन स्ट्रीम में ले आ करके सबके इक्वल बैठा करके ये कोशिश रही। और उसका एक बड़ा परिणाम आपको बताएं आश्चर्यजनक रूप से कि जैसे पहले क्या था, या आप अभी की हम बात बता दें कि आज भी ऐसा है कि हम लोग सामाजिक रूप से सक्रिय हैं या कह सकते हैं कि थोड़े सक्षम हैं। तो सक्षम है तो हमारी सक्षमता ऐसे 10 लोगों के बीच है जहां हमारी अपनी आवश्यकता हो तो हम वहां अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन हम उन संबंधों को हम किसी और के लिए नहीं खर्च करते थे। यद्यपि एक व्यक्ति कितना भी मजबूत हो जाएगा, वो सभी तरह के अपनी जरूरतों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकता। सही बात। कितना भी कोई व्यक्ति सक्षम हो, कितना भी सबके मजबूत अपने क्यों एक ना दायरे हो, होते हैं, अपने दायरे हैं, कहीं ना कहीं आपको दायरे। किसी न किसी ऊपर डिपेंडेंसी होगी। हाँ, कौन है वो हमारा अपना बंदा मिलता है, हाँ, अपने हैं कि नहीं है, कौन बाहर का है, किस तरीके का वो लेता है। हाँ, और कई दफे काम होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। ज्यादातर नहीं हो पाते हैं। भाई आप ठीक है, 4 आईएएस अगर संपर्क में, मान लीजिए कि एक टीचर है, तो एक टीचर अपने प्रोफेशन में बहुत सारे लोगों से जुड़ा है, लेकिन उसको भी कई बार लीगल सपोर्ट की जरूरत है। तो अब वो कहाँ जाए, क्योंकि सर्कल तो उसने अपने आसपास वैसे ही लोगों का बनाया।
एक टीचर है, एक एक एडवोकेट है, तो वकील है। आपने अच्छे तरीके से हर जिले में इस तरीके के संगठन को, अब इतने लोगों को लेकर के आगे बढ़ाया। सभी कैटेगरी, मतलब सभी कैटेगरी का मतलब दो तरह से मैं उसको, जब कैटेगरी की बात आती है तो दो बात होती है। एक कैटेगरी का मतलब कि समाज में आर्थिक आधार पर जो श्रेणीक्रम बना है वो, और दूसरा कैटेगरी का मतलब ये है कि डिफरेंट प्रोफेशन से जुड़े लोग। प्रोफेशन से, जी ठीक है। उन दोनों तरह की कैटेगरी के लोगों को मिक्स मैंने करने की कोशिश की, और उसमें हम लोग बहुत हद तक सफल भी रहे। यद्यपि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों की सफलता लोग जो है लोगों की कल्पना में होता है। अब जब वो सफलता मिलने लगती है तो लोगों को लगता है कि ये चीज तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा करने में कई बार जाने और कई बार अनजाने तौर पर भी लोग कॉन्स्पिरेंसी का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, ये विभेद आता है, थोड़ा सा हाँ, अपने आप को ओवरटेक करने लगते हैं ओवरटेक करने लगते हैं, और सब चीजें महत्वाकांक्षा होती हैं। प्रबल हाँ, हो जाती है, उनको बिल्कुल लगता है बिल्कुल कि अरे बिल्कुल, हाँ। ये तो हम, कुछ लाइजनर भी घुस जाते हैं इसमें। हाँ कुछ आउटसाइडर हाँ, होंगे। हाँ, और देखिए हम लोग जब राजनीतिक व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है कि तमाम तरह के विरोधी भी हैं। वो चलिए, अपने संगठन भी अपने बिरादरी के लिए भी, ब्रह्मर्षि समाज के लिए भी किया। बहुत कुछ किया है। मानव से मानव सेवा मानव प्रकल्प के सेवा माध्यम प्रकल्प में से भी हम आपने लोग अन्य किया। समाज के लोगों को जोड़ते थे, तो उनके देखिए, माध्यम से करते थे। कम उम्र में बिना कोई संसाधन के और इस तरीके की सोच रखना और इस सोच को धरातल पे उतारना, इस युवा के मन में है, मन में करने की लालसा है। क्यों? इनके परिवार से इनके बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे, इस राष्ट्र की आज़ादी के लिए लड़े, और उन लोगों ने जो काम किया, जो त्याग दिया है, उस चीज़ को आज धरती पर उतारने के लिए आपके मन में जो एक लालसा है, उसको लेकर के आज देखिए ये हमारी बातचीत हुई है। और इस बातचीत को आप लोग जन जन तक पहुंचाइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अंगूठे के निशान को दबा करके आप इस चैनल को, अंगूठे के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियोस या जो भी संदेश होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। नमस्कार, ईशान टाइम्स में आपने हमारे इस वीडियोस को देखा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।